हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्जाम्स। गाइस, आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो एक ऑथर के बारे में बताऊंगी, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले बता देती हूँ कि वो ऑथर कहाँ से हैं, कौन सी बुक में आपसे उनके बारे में पूछा गया है। देखिए, आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे ना आपका सब्जेक्ट कोड दिख रहा होगा। आप ये इग्नू का जो कोर्स है वो है BEGC 132। ओके, सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चर डाइवर्सिटी। एक बात आपको याद रखनी है, जो ऐसे कल्चर वाली बुक्स होती हैं, आई मीन जिसमें लिटरेरी सोर्स होते हैं, जो ऐसे स्टोरी बेस्ड होती हैं, तो इनमें ना आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि आप सारे PYQs कर जाएंगे और उससे आपका काम चल जाएगा। नहीं होगा, आपको बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से अटक जाएंगे। देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये है आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ मैंने आपको थोड़ा आइडिया लग जाए पेपर कैसा दिखेगा, क्या चीज़ है, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके एक पेपर लगाया है। तो देख सकते हैं ये जो पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर, ये बचा 100 मार्क्स का पेपर आएगा। और इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये हैं कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा ये, उसके साथ में इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम आपको इस पेपर को सॉल्व करने को दिया जाएगा। और उसके अलावा आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो ऐसे 100 मार्क्स के इग्नू में आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनमें 100 मार्क्स के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, और उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आप ना, आपके डाउट आते हैं कि मैम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, अगर हम 3 करके आ जाए, 2 करके आ जाएं, पास होने के लिए तो इतने ही मार्क्स चाहिए होते हैं, तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगी? तो यस, हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि आपका जब ऐसे डिस्टेंस मोड होता है ना, तो उसमें आपके लिए ये ज़रूर देखा जाता है कि क्या आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। और उसके साथ साथ में ये भी देखा जाएगा कि जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे उसके लिए नंबर ऑफ पेजेस आप कितने भर रहे हैं, नंबर ऑफ शीट्स आपकी कितनी भरी हुई है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मतलब 5 क्वेश्चंस आएंगे, पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पेपर का पैटर्न का आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ आपसे यहाँ से बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि 5 क्वेश्चन जो है ना, हर एक की वेटेज सेम रहेगी, मतलब 20 मार्क्स ईच आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं। बाकी आपकी परफॉर्मेंस है, आप अपने पेपर के खुद करता धरता है कि क्या ही आपका स्कोर होगा। जितना आप अच्छा लिखेंगे आंसर, जितना प्रोडक्टिव आंसर आपका होगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में आपको देखिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ये बता दी मैंने। 3 घंटे मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन की 20 मार्क्स की वेटेज है। ये बात तो आपको देखनी है। और जो 5 क्वेश्चंस है वो करने हैं। 8 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस आपकी चॉइस है कि आपको करने हैं। ये तो पैटर्न हो गया कि क्या है, क्या चीज़ कैसे है। अब बात आती है कि मैम करेंगे कैसे, कि क्या हम पढ़ के जाएं, क्या चीज़ नहीं पढ़ के जाएं इस पेपर के लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप सिंगल गो में समझ लेते हैं। आई मीन आपने रीडिंग करी, आपको टॉपिक समझ में आ गया, आप आंसर लिख सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके समझने से आंसर पूरा नहीं होगा, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। क्या कितना लर्न करना है, कितना इसमें हर यूनिट में पढ़ना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखिए, सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये है BEGC 132। ये क्वेश्चन पेपर है, ऐसा आपको पेपर दिखेगा जिसमें 3 आवर्स का टाइम होगा, 100 मार्क्स की वेटेज आपको गिवन होगी। अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, ये बुक आप, अगर आपके पास में इग्नू की बुक है तो बहुत अच्छी बात है कि बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन केस आपके पास अगर बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, आप ना इसकी ऐप से, इग्नू की साइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल गिवन होता है, वहाँ आप देखेंगे ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे नोट्स इनफ हैं, आप इतना भी कर सकते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे, जैसे ये बुक को आप खोलेंगे, इसके फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा कि बुक के अंदर टोटल 4 ब्लॉक है जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं, और 4 ब्लॉक में अलग अलग यूनिट्स में इसका डिवीजन है, 3-4 यूनिट ऐसे आपको दे रखे हैं। ब्लॉक 1 जो है वो है प्लूरलिटी एंड द कल्चर डाइवर्सिटी। सेकेंड ब्लॉक जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ब्लॉक 3 जो है वो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस जो होती हैं वो हैं। ब्लॉक नंबर 4 जो है वो विमेन स्पीक है। तो चारों ब्लॉक जो हैं आप देखेंगे कि चारों के चारों ब्लॉक आपके सेपरेट हैं, इसमें कहीं से भी पहले वाले ब्लॉक से दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, तो आपको चारों इंडिविजुअल पढ़ने पड़ेंगे। फिर इन ब्लॉक्स में आपको एक चीज़ गिवन है कि यूनिट अलग अलग हैं। आपके एग्जाम में चारों ब्लॉक में से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी ब्लॉक आपको छोड़ के नहीं जाना है, लिमिटेड चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे आप कि ये जो ब्लॉक है,
ये हिंदी में आपको दे रखे हैं, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे ये पूरी बुक है ना, ये मैं यूट्यूब पे नहीं भी पढ़ा पाऊंगी, तो भी आप मुझे ना इन सोर्सेज पे फॉलो कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको आपके पास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप में आलस आ जाए, आपका मन नहीं करे कि हमें इग्नू की साइट से नोट्स को डाउनलोड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के लिए। आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैं पढ़ाऊंगी, क्लास नोट्स और एक्स्ट्रा जो पीडीएफ्स वगैरह सब आपको मिलेंगी। कैसे कैसे पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का मैंने आपको नाम लिखा हुआ है इग्नू एग्जाम्स के नाम पे। अभी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, डोंट वरी, आप लोग वहाँ पे जाइएगा, आप कर सकते हैं। ये जो फोटो है ना, ये उसमें आपको देखने को मिलेगी, तो ये आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एडवांटेज क्या होगा, तो क्यों, वजह भी तो चाहिए होती है ना, क्यों ज्वाइन करें मैम हम। तो देखिए इसकी वजह ये है, आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि इसमें बच्चा पार्टी आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस डालती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, सिर्फ इग्नू तक के लिए ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। और सारे नोट्स वगैरह होते हैं, कुछ फालतू का हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सब नहीं होता, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सेकंड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी जर्नल क्वेरीज होंगी जो जेन्युइन होंगी, वो क्वेरीज मैं वहाँ पे ज़रूर लूँगी। मानिए मैंने कोई कोर्स अपलोड नहीं किया, आप चाहते हैं उस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थर्ड जो है, अभी हमारी एक ऐप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे मैं सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं करूँगी, इस बुक के भी मैं सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड नहीं करूँगी। आपका इग्नू का कोई भी कोर्स है, आप यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसमें ना एक स्पेशल डिस्काउंट मैंने डाला हुआ है, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स इसको इंस्टॉल करेंगे उनके लिए है सिर्फ, कि आपको ऐप के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं ना, उन सब में आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपकी चॉइस है कि आप कितना डिले करेंगे, कितना जल्दी करेंगे। वेल, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को आज के। ये आप सब देख चुके हैं, ये हमारे पास ब्लॉक है, इसमें आज जो है ना हम फर्स्ट ब्लॉक से ही पढ़ने वाले हैं। ये है ऑथर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑथर के ऊपर आपके ना दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एक आता है आपका शॉर्ट नोट में और दूसरा बनता है एक लॉन्ग आंसर में ही, आपको इनके बारे में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो दोनों ही फेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑथर है इनका नाम है सुजीत मुखर्जी। इनके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ कि क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस रही थी, इनकी बुक्स कौन सी थी, इनका खुद का ओरिजिन क्या था, और यहाँ पे ये लिटरेचर के इसमें इनका क्या इम्पोर्टेंस रहा, क्या इनकी वैल्यूज थी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये इनकी फोटो है, सुजीत मुखर्जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो सुजीत मुखर्जी हैं, आपको बर्थ और डेथ आप देखें तो मर्जी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या थे, एक इंडियन लिटरेरी स्कॉलर थे, ठीक है, मतलब कि प्रमुख कौन थे, भारतीय साहित्यिक विद्वान थे, और इसके साथ साथ में ये ट्रांसलेटर थे, पब्लिशर थे और क्रिकेटर भी थे। तो देख रहे हैं आप, इसलिए ये ऑथर जो है ना आपको बुक में दे रखे हैं, क्योंकि इसमें इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, मतलब इनके ना अलग अलग फील्ड में इन्होंने अपना एक मेजर रोल प्ले किया है। सिर्फ एक ये नहीं है कि अनुवादक की फॉर्म में ही आप बात कर सकते हैं, ये एक अच्छे साहित्यक भी थे, फिर उसके साथ में क्रिकेटर भी थे, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। उसके साथ में पर्सनालिटी थे हु कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियन लिटरेचर, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशंस एंड क्रिटिसिज्म। देखिए इनका जो मेजर रोल रहा था, वो रोल रहा था कि इन्होंने ना ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करी थी। इंडियन जो टेक्स्ट है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन में इनका एक अपना नाम था। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में और पता चलेगा, बट ये इनका ओरिजिन है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन क्या थी, इन्होंने क्या किया, एजुकेशन कहाँ से करी, पटना से। पटना कहाँ है, बिहार में है, ये आप याद रखेंगे। Later at St. Xavier's College, Calcutta, and he ended a master degree in the English literature from the University of Patna and a PhD from the State University in the United States। देख रहे हैं इनकी अलग अलग यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन है कि कहाँ से इन्होंने कहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इनके एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो इनका फाउंडेशन था फॉर हिज फ्यूचर्स एंड्योर्स इन लिटरेरी स्कॉलर्स। एक्चुअल में ये जो थे ना, तो साहित्य के विद्वानों में इनके भविष्य के प्रयासों में इन्होंने अपनी नींव रखी थी। जैसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ना, आप साइंस
पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको दिए जाते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे ही ये हम लिटरेरी पढ़ रहे हैं, मतलब लिटरेचर है ये चीज़ें, तो इसमें आपको इनके विद्वान, ये साहित्यिक विद्वान थे, इनका ये मेजर रोल था, कंट्रीब्यूशन था, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो स्लाइड थी इसमें अर्ली लाइफ और उनकी एजुकेशन दे रखी है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट में इनका करियर क्या चीज़ था। इन्होंने अब बहुत सारे वेरियस रोल्स करे, जिसके अंदर की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो था एज अ ट्रांसलेटर, ये एडिटर भी थे, और उसके साथ साथ में ये क्या थे, आलोचक की भूमिका में भी इनकी शामिल थे। और उसके साथ में आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस को खोला था, और जो इसके अंदर इंक्लूड था ओरियन लॉन्गमैन, वेयर ही वाज अ इंस्ट्रूमेंटल इन द ब्रिंगिंग इंडियन लिटरेचर टू द फोरफ्रंट। ओ माय गॉड, देख रहे हैं कितनी मतलब कितना टैलेंट है इनके अंदर। ये सिर्फ साहित्यक नहीं थे, इसके साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। अभी इन्होंने ना इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे कि आप मानिए आप में ना कोई टैलेंट है, आप पढ़ते बहुत अच्छा हैं, मान लीजिए, ऐसी बात तो मैं क्या बताऊं कि है कि नहीं सच्चाई, मान लीजिए आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उसके साथ साथ में ना आप कुछ गाना बजाने का भी सही सही कार्यक्रम सेट कर लेते हैं, तो ऐसे इनमें भी क्वालिटीज़ थी, इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। तो मुखर्जी जो थे, इनका करियर भूमिकाओं में फैला हुआ था, जिसमें कि क्या क्या थे इनकी अलग अलग फील्ड कौन कौन सी थी। एक तो अनुवादक थे, संपादक थे और आलोचक थे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कई प्रकाशन ग्रहों के साथ में काम किया था, जिसमें मेन जो थे वो थे ओरियन लॉन्गमैन, जहाँ पे इन्होंने भारतीय साहित्य को सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों में पढ़ाया भी है, जहाँ पे वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो ये प्रोफेसर भी थे, और किसके, इंग्लिश के, समझ में आया, ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इसीलिए इंडियन टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहा है, मतलब एक इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए, और बाकी यहाँ पे जो है ना, इसमें आपको बता रखा है कि इन्होंने कैसे ट्रांसलेटर का काम किया था, और इन्होंने बहुत सारे वर्क को, जैसे बंगाली, हिंदी और अदर इंडियन लैंग्वेजेस को ना इन्होंने किस में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था। और बहुत सारी रीजनल जो इंडियन लिटरेचर एक्सेसिबल थे ना, उनको एक लार्ज स्केल पे ऑडियंस में लेके गए थे, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक कनेक्टिव लैंग्वेज है। मतलब आपको अगर किसी और से कनेक्ट होना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। भारत देश की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप भारत देश में रहते हैं, अगर आपके सामने कोई और अदर कंट्री का पर्सन आ जाए या कोई नया इंसान आ जाए जिसको आप जानते नहीं है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप 99% इंग्लिश का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी, और कुछ आए ना आए उसे इंग्लिश तो आती होगी, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए इन्होंने मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस को क्या किया था, इंग्लिश के अंदर क्या किया था, कन्वर्ट किया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिकेट राइटिंग। इसके बाद में ये क्या थे, ये क्रिकेटर भी थे, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि ये क्या थे, क्रिकेटर भी थे, तो इसमें भी इनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, वो और देख लीजिए यहाँ पे। क्रिकेट लेखन में योगदान में अपनी साहित्यिक गतिविधियों के अलावा वो एक भावुक क्रिकेटर भी थे। उन्होंने बिहार के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था, और अपने व्यवहारिक क्रिकेट खेलने जाने जाते थे। इनकी देखिए, ये नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते थे, ठीक है, और उसके साथ साथ में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। एक अननोन क्रिकेटर के ऊपर इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अननोन क्रिकेटर का मतलब यहाँ इंडिविजुअल, किसी का नाम आप स्पेसिफाई नहीं करेगी। मानिए आपके कोई आप कोई स्पोर्ट्स देखते होंगे, तो उसमें आपका कोई फेवरेट प्लेयर है, उनके बारे में आप उनकी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो एक अननोन क्रिकेटर के ऊपर लिखी थी, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी दी थी। ये आपको नाम याद रखना है, ऑफ एन अननोन क्रिकेटर। फिर उसके बाद में देखिए, कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं सुजीत मुखर्जी की। यहाँ पे टोटल 4 बुक्स मैं आपको बताऊंगी, जो आपको इग्नू की बुक में भी गिवन है। चारों बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 बुक्स में नाम सिर्फ याद रख लीजिएगा, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सी बुक में क्या लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना जो बुक्स हैं, ये सिर्फ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके इग्नू में एग्जाम में आ जाएगी। आप इग्नू के एग्जाम के साथ साथ में, मैं इतना श्योर हूँ, जितना मुझे पता है या मैं जितना जानती हूँ लोगों को, वो इग्नू के एग्जाम्स के साथ साथ में अपनी अलग से प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं। आप हो सकता है आप किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब के लिए, यूजीसी नेट वगैरह किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो,
वहाँ पे ये जो बुक्स है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जैसे यहाँ पे बुक्स का आपको बता रखा है कि फर्स्ट बुक जो थी वो कौन सी थी, ट्रांसलेशन एज डिस्कवरी, 1981 में ये बुक आई थी। कुछ ऐसा सा इसका कवर पेज है, ट्रांसलेशन एज अ डिस्कवरी। ट्रांसलेशन क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था ना कि ये इन्होंने अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को, बंगाली, हिंदी, तमिल को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसलिए इनकी ये बुक है कि ट्रांसलेशन एज अ डिस्कवरी। सेकेंड बुक जो आई है वो है इनकी है टूवर्ड्स अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1975। ये देखिए, ये रही बुक बाय सुजीत मुखर्जी। थर्ड बुक आती है फ्रॉस्टर एंड फर्दर, जो ट्रेडिशन ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन है ना, ये आई थी 1993 में, ये बुक आई थी। अब यहाँ पे ये क्या है, ये ना सारी फेमस बुक्स है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आपके लिए यानी लिखे हैं, सारी फेमस बुक्स यहाँ पे लिखी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका कैसे बन जाएगा, मान लीजिए ये चीज़ें ना देके आपको मैच द फॉलोइंग आ जाए कि इस बुक का ईयर आपको मैच करना है। बुक्स एंड ऑथर आते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे आपसे बुक का ईयर भी मैच करना पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे बुक आती है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर 1996 में। ये बुक जो है ये इनकी बहुत ही प्रोमिनेंट बुक रही है, काफ़ी फेमस हुई थी ये वाली बुक, तो ये वहाँ इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी दी थी, किसके लिए, अननोन क्रिकेटर, मतलब यहाँ पे इनका नाम स्पेसिफाई नहीं है। ये भी किसकी फेमस बुक है, बाय सुजीत मुखर्जी। आगे देखिए, कुछ उनके प्रस्तावों के कुछ अंश, मतलब ये दो हैं, एक तो ट्रांसलेशन के ऊपर है, अनुवाद के बारे में इन्होंने क्या बोला था कि अनुवाद जो है ना केवल भाषाई अभ्यास नहीं होता है, ये सांस्कृतिक मध्यस्थता का कार्य भी होता है। देखिए इसको ना मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मानिए आपने कभी गूगल ट्रांसलेट यूज किया, आप वहाँ देखेंगे जो आपने इंग्लिश में लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है ना, उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में कई कई वर्ड्स बहुत ही खतरनाक ट्रांसलेशन में आ जाते हैं। मैं बताती हूँ, मैंने एक बार किया था ऐसे ट्रांसलेट, तो साइंस में वर्ड होता है मूवमेंट, जैसे बॉडी मूवमेंट करते हैं, मेरा हाथ मूव हो रहा है, मेरे लेग्स मूव हो रहे हैं, मतलब मेरी पूरी बॉडी लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट वर्ड है इसका मतलब तो यहाँ पे क्या हुआ कि चलना फिरना, इससे रिलेट करें। लेकिन जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया तो उसमें ये जो मूवमेंट है इसका हिंदी ट्रांसलेशन आया आंदोलन। बताइए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको फिर आंदोलन ही समझ रहे होंगे, आंदोलन ही पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इनकी ये प्रस्तावना थी, उसके कुछ अंश हैं ये, मतलब इनकी जो जैसे होता है ना मूवीज में कुछ डायलॉग फेमस हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही टाइप में। तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो ट्रांसलेशन होता है ना, वो सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है कि आपने एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। कई बार उस लैंग्वेज में उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है विद इमोशन भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। मतलब कि आपने जो ट्रांसलेशन किया उसमें भी वही मीनिंग होना चाहिए जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज में था, वही इमोशंस उसके साथ कनेक्ट होने चाहिए जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज में थे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई कि अनुवाद जो है ना वो केवल भाषा का अभ्यास नहीं है कि आपको हिंदी में टेक्स्ट दे रखा है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो वर्ड टू वर्ड आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। आपने देखा होगा कई ऐसे डायलॉग्स भी होते हैं जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही सेम डायलॉग आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आपको वो सेम फील नहीं आ रहा। आप इंग्लिश में बहुत सारे सॉन्ग सुनते होंगे, वही सेम सॉन्ग अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेशन में मिल जाए आपको वो वाइब्स नहीं मैच हो रही होंगी। तो ये क्या है, अनुवाद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भाषा का अभ्यास है कि आपने कैसी लैंग्वेज में उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि ट्रांसलेशन पे, दूसरी बात थी ऑन इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, मतलब कि भारतीय साहित्यिक परंपरा पर। भारत की साहित्यिक परंपरा विविध भाषाओं, संस्कृतों और इतिहास का मोज़ेक है। देखिए हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और त्योहार हमारे अलग होते हैं, सब मिक्स करके हम लोग रहते हैं। आई मीन यूनिटी में ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता में एकता है हमारे भारत देश में। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। भारत एक साहित्य इतिहास लेखन है, इस विविधता को पहचानना और मानना है, और ये जो स्वीकार करते हुए कि कोई एकल कथा नहीं है बल्कि इसमें मिलकर भारतीय साहित्य का समृद्ध गलीचा बनाती है। मतलब कई आवाज़ें, कई भाषाएं, कई लैंग्वेजेस मिलके एक हमारे भारतीय सभ्यता को बनाती है। आपको ये जो ऑथर थे इनके बारे में चीज़ें मैंने सारी लिख दी हैं। अगर इस पे शॉर्ट नोट आता है तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इनफ है, आपको इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर गो थ्रू होइएगा इससे, क्योंकि आपके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
अभी मैंने आज सिर्फ एक ऑथर के बारे में आपको बताया, ऐसे मैं और ऑथर और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्ट है, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए आपको पता होने चाहिए, ब्लॉक वाइज मैं कवर करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ आप ये टेलीग्राम पे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आज पढ़ाया है इसकी पीडीएफ मैं यहाँ टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की ये आईडी है physicsphantom@23 और इग्नू एग्जाम्स के नाम पे टेलीग्राम पे पेज है जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मैं अपलोड नहीं करूंगी। आप यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको बचे हुए लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये ऐप है विद्याघर के नाम से प्ले स्टोर पे, और इस ऐप को अगर मानिए प्ले स्टोर पे आपको अभी ना भी मिले, नहीं मिले, क्योंकि अभी ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है इसको, तो अगर आपको लगे कि नहीं वहाँ पे आपको मिल रही, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने इसका लिंक दे रखा है, इवन मैंने टेलीग्राम पे भी इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं बुक के, इसके अलावा भी इग्नू के बहुत सारे कोर्सेज़ के जो लेक्चर्स हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अलग ऑथर और भक्ति मूवमेंट पढ़ाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है आप वीडियोस को शेयर करिएगा।